जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस प्रकार कक्षा 11 में से इकोनॉमिक्स विषय में से 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है और बचा हुआ 70% सिलेबस की हम आज शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले जो हम चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। इस चैप्टर को गुजरात बोर्ड ने ऐसा का ऐसा रखा है, यानी इसमें से कोई भी मुद्दा हटाया नहीं गया है, तो यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है यह हम सीखेंगे। अर्थशास्त्र शब्द सामान्य अर्थ है अर्थ का शास्त्र, यानी पैसों का शास्त्र। अर्थ का मतलब आपको हर जगह सिर्फ पैसा लेना है, यानी पैसों का शास्त्र। संस्कृत शब्द अर्थ पर से इस शब्द की प्राप्ति हुई है। संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है, जिसमें से एक है उद्देश्य, कुछ प्राप्त करना, जो आधुनिक आर्थिक शब्द के साथ अधिक सुसंगत है, यानी आर्थिक मतलब पैसों के साथ अधिक सुसंगत है। सामान्यतः आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसों का शास्त्र। चलिए, अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द इकोनॉमिक्स पर से अवतरित हुआ है। प्राचीन ग्रीस में लोग घरेलू सामान की जो निजी मालिकी होती है उसे वे ओइकस कहते थे, और घरेलू सर सामान के व्यवस्थापन की रीत को नोमस कहते थे। यानी जो ग्रीक लोग थे वो घरेलू सर सामान की निजी मालिकी, यानी जो उनकी निजी मालिकी में आते थे उसको ओइकस कहते थे, और व्यवस्थापन यानी व्यवस्थापन में जो उपयोग करते थे उसको नोमस कहते थे। इस प्रकार आपके इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द में से लिया गया है। यह एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन, यानी अब भारत ने किस प्रकार अर्थशास्त्र आगे बढ़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पुरानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो है। इसलिए भारतीय तत्व चिंतक में मानव जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन और मार्गदर्शन देखने को मिलता है। इसलिए भारतीय जो तत्व चिंतन है उन्होंने हर प्रकार से मानव की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है। यानी धर्म यानी हमें अपने धर्म किस प्रकार से करना है, वह अर्थ यानी पैसे कमाना, काम यानी शादी विवाह और अन्य सजीव का उत्सर्जन करना, मोक्ष यानी हमारी मृत्यु। तो ये 4 कार्य पुरुषों द्वारा यानी मानव द्वारा ही होता है, जो मानव को ही करना होता है। ये चारों के 4 कार्य हमें ही करना होता है। मानव जीवन के ये 4 मुख्य उद्देश्य है। हाँ जी, ये 4 मुख्य उद्देश्य, जिसमें से अर्थ के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियों को अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थ यानी पैसा कमाने की जो 4 में से एक प्रवृत्ति है वो अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है। कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति ही अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। यानी कुछ लाभ प्राप्त करने, कोई वस्तु प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति क्या है? अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। जीवन निर्वाह और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अर्थोपार्जन करना, यानी आय प्राप्त करना, पैसा प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना मानव का कर्तव्य है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में कौटिल्य की, जिनका दूसरा नाम चाणक्य है। मैंने पहले ही बताया था कि जो कौटिल्य है उनका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। और उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और वो कब लिखी थी? लगभग 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। मानव की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन प्रस्तुत करती है। यानी मानव की जो आर्थिक प्रवृत्ति है, यानी पैसे कमाने की जो प्रवृत्ति है उसका चिंतन वह प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में कौटिल्य के मतानुसार मानव की प्रवृत्ति अर्थ है। मनुष्य जहाँ निवास करता है वहाँ भूमि अर्थ है। इसलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य क्या कहते थे कि मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति अर्थ है, यानी पैसे कमाने के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति यह है। जहाँ वो निवास करता है वहाँ भूमि वो अर्थ है। पृथ्वी लाभ प्राप्ति के उपयोग को दर्शाने वाला शास्त्र, यानी पृथ्वी से जो जमीन से जो हम लाभ प्राप्त करते हैं
वो दर्शाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। भारतीय चिंतन में मानव कल्याण का संपूर्ण रूप से विचार किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, आर्थिक प्रवृत्ति भी केवल अर्थ केंद्रित न रहकर नैतिक आधार के साथ समस्त मानव कल्याण को भी ध्यान में रखती है। आर्थिक प्रवृत्ति मतलब मात्र और मात्र अर्थ केंद्र यानी पैसे को केंद्र पे नहीं रखती, परंतु ये मानवों के कल्याण को भी केंद्र पर रखती है। इसलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र की छाप दिखाई देती है। नीति शास्त्र अर्थात मानव कल्याण में किए जाने वाला शास्त्र, मानव के आम जीवन पे लिखा गया शास्त्र। बल्कि चाणक्य ज़्यादातर आर्थिक विचारों में सार्वजनिक एवं सामूहिक व्यवहार वाली आर्थिक प्रवृत्तियों को ही केंद्र स्थान में रखते थे। विशेष रूप से राजशाही राज्य व्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर आर्थिक संदर्भों का मार्गदर्शन कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है। कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य है, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र विषय में अर्थ को प्राथमिकता देते हुए यह पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में अर्थशास्त्र का उद्गम और विकास, यानी जो वेस्ट है वहाँ पे अर्थशास्त्र का उद्गम और विकास किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं। दर्शन शास्त्री एरिस्टोट ने इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पे जो ओ है वो साइलेंट है, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पढ़ा जाएगा। इंग्लिश का मैं टीचर हूँ नहीं, इसलिए समझ जाइए। अर्थशास्त्री एरिस्टोट ने इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें आर्थिक चिंतन किया था। हाँ, आर्थिक चिंतन यानी कि पैसों का चिंतन किया था। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन हुआ है और विशिष्टीकरण हुआ है, कोई एक कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा की जाए और उसमें वह कुशलता प्राप्त करे, उसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और संशोधन में भी विशिष्टीकरण हुआ है। भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले शास्त्र में भी विशिष्टीकरण हुआ है। अर्थात कि जो हमारे एरिस्टोट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो औद्योगिक क्रांति देखी, तो औद्योगिक क्रांति में सूक्ष्म श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण हुआ, यानी कि एक व्यक्ति कोई एक ही कार्य करेगा और उस कार्य को करते करते उसने महारत हासिल कर लेनी है। क्या करना है? उसमें महारत जब वो हासिल कर लेता है तो इस प्रकार के मुद्दों को इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक में एरिस्टोट ने दर्शाए। भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले शास्त्र में भी विशिष्टीकरण हुआ है। अध्ययन की पद्धति द्वारा तर्क या कल्पना पर आधारित न रहकर प्रयोगों और जांच आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों की पद्धति से अध्ययन शुरू हुआ। यानी कि एरिस्टोटल वो कहते हैं कि सिर्फ हम किसी के भरोसे यानी हमारी सोच के भरोसे कि ऐसा हो जाएगा, तर्क लगा दे कि ऐसा हो जाएगा, उस पर बैठने की जगह उन्होंने एक प्रयोगों की सहायता से इसे आगे बढ़ाने का सुनिश्चित किया और अब ये प्रयोग जांच आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों के अध्ययन शुरू कर चुके थे। अर्थात अभी तक मानव के आर्थिक व्यवहार का राज्यशास्त्र और नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र के भाग रूप में अध्ययन हुआ था, इसका स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन शुरू किया। जब कौटिल्य ने वो किताब लिखी थी तो उसमें राजशास्त्र, आर्थिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र के माध्यम से अर्थशास्त्र समझाने का प्रयत्न किया था, परंतु जब एरिस्टोटल आए तब उन्होंने प्रयोग के द्वारा आगे बढ़ाया और स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन शुरू किया उनके द्वारा। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े यंत्र, बड़े पैमाने पर उत्पादन, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण और विशाल पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सामने आई। इस संदर्भ में किसी भी देश की आर्थिक संपत्ति में हुए वृद्धि के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इस प्रश्न पर गहन चिंतन फलस्वरूप 1776 में एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन करने वाली पुस्तक प्रस्तुत की। अब जो एडम स्मिथ है इसे अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। दरअसल अर्थशास्त्र के पिता हमारे चाणक्य है, परंतु ये गोरे लोग हैं तो इनकी बातें माननी पड़ती है क्योंकि इन्होंने हम पे राज किया है। तो 1776 में एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को स्वतंत्र चिंतन करने वाली पुस्तक लिखी, उसके बाद उन्हें इसका पिता माना जाना। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन
जो संक्षिप्त में वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक में उन्होंने नवीनीकरण यानी अर्थशास्त्र को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक के कारण अर्थशास्त्र का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का श्रेय एडम स्मिथ को प्राप्त है। यानी एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी उसी पुस्तक के कारण आज अर्थशास्त्र को सरलता से समझा जा सकता है। डॉक्टर एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा, यह सवाल आपको प्रथम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में कौन सी परिभाषा दी है। तो अर्थशास्त्र यह संपत्ति का शास्त्र है। उनका मानना है कि उत्पादन श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति के उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि उत्पादन श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति यानी भौतिक संपत्ति का उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र यही अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया क्योंकि वह एक और मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर उसे अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। यानी जो अर्थशास्त्र है उसको अध्ययन करने की पद्धति वो क्या है, वैज्ञानिक है। इस कारण से अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने सामाजिक विज्ञान का इसे दर्जा दिया। एडम स्मिथ ने मानव के आर्थिक व्यवहार का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ किया और नीति शास्त्र को आर्थिक अध्ययन से दूर रखा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में यद्यपि मानव कल्याण की बात तो की है। यानी एडम स्मिथ वो मात्र वैज्ञानिक रूप से नहीं परंतु मानव कल्याण के साथ अर्थशास्त्र को जोड़ते, जबकि कौटिल्य ने क्या किया, पूरी का पूरा अर्थशास्त्र सिर्फ आर्थिक रूप से जोड़ दिया और एडम स्मिथ ने इसे मानव कल्याण के साथ भी जोड़ा। एक और महारथी मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा, एक और मार्शल यहाँ पे हमें परेशान करने आ गए और इन्होंने भी एक परिभाषा दे दी है। दरअसल अर्थशास्त्र की एक कोई मुख्य परिभाषा आज तक नहीं मिली क्योंकि हर कोई नया आता है और अलग अलग परिभाषा देकर चला जाता है। चलिए मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ते हैं। 1890 में प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की व्याख्या देते हुए कहा है कि क्या कहा है देखते हैं। अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाली आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है जिसमें वह भौतिक चीज वस्तुओं के उपभोग में सुख प्राप्त करता है। यानी अर्थशास्त्र है वो दैनिक जीवन में जो मनुष्य दैनिक जीवन में वस्तु व्यवहार करता है उसमें आर्थिक व्यवहारों को अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहार को अध्ययन करता है और भौतिक चीज वस्तु का उपभोग और सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र मानव की दैनिक आर्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करता है और व्यक्ति भौतिक चीज वस्तु और उपभोग से किस प्रकार से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है उसका विश्लेषण करता है। यानी मार्शल कहते हैं कि आर्थिक प्रवृत्तियों से जो सुख मिलता है उसको किस प्रकार से व्यक्ति पाने का प्रयास करता है उसका विश्लेषण अर्थशास्त्र करता है। लेकिन मार्शल भौतिक और मापी जा सके ऐसी वस्तुओं के उपभोग की चर्चा करते हैं, इसलिए मार्शल की इस व्याख्या की आलोचना हुई। इसके बावजूद मार्शल को अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव का केंद्र स्थान पर रखा है। अब जो मार्शल ने जो परिभाषा दी वो आलोचक बन गए क्योंकि वो सिर्फ भौतिक चीज़ों यानी भौतिक जो छुई जा सके, देखी जा सके और जिसका सुख प्राप्त की जा सके ऐसी चीज़ों पे केंद्र स्थान रखकर बातें करते थे, इसलिए उनकी काफ़ी आलोचना भी की गई। उसके बाद रॉबिन्स के द्वारा दी जाने, अभी देखिए भैया मार्शल गए थे कि रॉबिन्स आ गए। रॉबिन्स यानी रॉबिन उत्तप्पा नहीं, रॉबिन्स कोई अर्थशास्त्री है। कोई भी शास्त्र अनंत मानव जीवन के लिए मूलभूत प्रश्न या समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है। यानी जो शास्त्र होता है वो मानव के परेशानियों का हल ढूंढने का प्रयास करता है। मानव जीवन के आर्थिक पहलू में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वैकल्पिक उपयोग वाले मर्यादित साधनों का अमर्यादित आवश्यकता के साथ कैसे सुसंगत करना है। 1931 में प्रोफेसर लायोनल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की व्याख्या दी है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अर्थशास्त्र व्यक्ति अपनी आवश्यकता और वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाने और उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
यानी व्यक्ति की जो आवश्यकता है और उपयोगिता है, यानी व्यक्ति की आवश्यकता जो उपयोगिक साधनों के बीच वो किस प्रकार से सम्मेलन करके अपनी आवश्यकता को पूर्ण करता है, इस व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थशास्त्र इन व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उपयोगी साधनों के साथ सम्मेलन बिठाता है और इस प्रकार के अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र को कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे रॉबिन्स लिखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है तथा वे बार बार जन्म लेती है, यानी जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारे कुछ ज़रूरतें होती है वो अमर्यादित है, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होती। पहली ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी तुरंत ही जन्म ले लेती है। इससे विपरीत आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन मर्यादित और वैकल्पिक उपयोगिता वाले होते हैं, यानी जो हमारे इच्छा है उसे पूर्ति करने वाले साधन वो मर्यादित है, यानी वो मतलब लिमिटेड है। इस समस्या के संदर्भ में अर्थशास्त्र का कार्य कमी वाले साधनों का किस प्रकार से उपयोग हो जिससे व्यक्ति और अधिक से अधिक आवश्यकता संतुष्ट करने का मार्गदर्शन दिया जा रॉबिन्स ने कहा है कि हमारी जो इच्छाएं होती है वो तो अमर्यादित है, पर जो हमारे पास इच्छा पूर्ति के साधन है वो मर्यादित है। तो किस प्रकार से इन साधनों का उपयोग करके हमारी सारी की सारी इच्छा पूरी की जाए। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तव लक्ष्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। वह मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र क्या है, उसका अध्ययन कैसा होना चाहिए, ऐसी नैतिक मुद्दे का अध्ययन नहीं करता है। इस अर्थ में वह वास्तव लक्ष्य शास्त्र है, आदर्शवादी शास्त्र नहीं। रॉबिन कहते हैं कि वह है वास्तव लक्ष्य यानी वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, ना कि आदर्श लक्ष्य, यानी कि कोई परंपरागत चलने वाला शास्त्र नहीं है। यह थे रॉबिन्स। और अब आगे बात करेंगे हम सैमुअल्स के द्वारा की जाने वाली अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब आप नाम सुनोगे, सैमुअल्स वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है और रॉबिन जो हमारे इंडिया के क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर नहीं है ये सारे अर्थशास्त्री जो दूसरे उन्होंने ये सारी चर्चाएँ की है। तो सैमुअल्स कहते हैं कि इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ हुज सोसाइटी यूज रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट्स वैल्यूबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल्स, यानी समाज किस प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकता का उत्पादन करता है और उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है, जिसका अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अर्थात सैमुअल समाज की पसंदगी और बंटवारे के प्रश्नों को अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो जो हमारे सैमुअल से वो कहते हैं कि समाज किस प्रकार से साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उत्पादन करके लोगों तक उन्हें बांट देता है, और पसंदगी और बंटवारे का प्रश्न का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विविध व्याख्याओं पर से नीचे दर्शाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। सही बात है, अर्थशास्त्र ये मानव के आर्थिक व्यवहार यानी पैसों कमाने में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। यह वास्तवदर्शी है, यानी ये वास्तवदर्शी है, काल्पनिक नहीं है। इसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। सही बात है, इसलिए वह सामाजिक विज्ञान है। सही बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति। तो आर्थिक प्रवृत्ति क्या है? ऐसी प्रवृत्ति जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, यानी ऐसी प्रवृत्ति जिससे करने से पैसा मिले उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। और ऐसी प्रवृत्ति जिसमें पैसा ना हो यानी पैसा ना मिलता हो उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए विस्तार में इन चीज़ों को समझते हैं। मानव निरंतर प्रवृत्तिशील रहता है। सही बात है, वह पूरे दिन अपने अनेक प्रवृत्तियां करता है। मंदिर में दर्शन करने जाता है, मित्रों को मिलता है, दुकान में बैठता है, राजनीतिक चर्चा करता है, टीवी या फिल्म देखता है। अर्थशास्त्र मनुष्य की तमाम आर्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करता है, बल्कि वो मनुष्य को केवल आर्थिक प्रवृत्ति का ही अध्ययन नहीं करता। इसलिए अर्थशास्त्र के शुरुआत में आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ समझना आवश्यक है।
जो अर्थशास्त्र होता है वो मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है, जिसमें आर्थिक और अनार्थिक दोनों आ जाती है। अब जो मनुष्य होता है वो रोज़मर्रा के जीवन में कैसे काम करता है, मंदिर जाता है, दोस्त से मिलता है, इससे मिलता है, उससे मिलता है, बैठता है, गल्ले पे बैठ के चर्चा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फिल्म देखता है, टीवी देखता है, इत्यादि वो कार्य करता है। तो इसमें से आर्थिक प्रवृत्ति क्या है उसके बारे में समझते हैं। व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा के विनिमय के लिए आय प्राप्त करने तथा खर्च करने की प्रवृत्ति करता है, जिसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अब व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है, उसे संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा के विनिमय यानी वस्तु या सेवा खरीदने और बेचने के लिए वो किस आय प्राप्त करने और खर्च करने के लिए पैसों का उपयोग करता है। ऐसी प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों में 3 संदर्भ महत्वपूर्ण है, आय, खर्च और विनिमय। आर्थिक प्रवृत्तियों में 3 जो संदर्भ है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आय यानी पैसा आ रहा है, खर्च यानी हमने पैसा खर्च किया, विनिमय यानी आदान प्रदान किया। अर्थात आर्थिक विनिमय के लिए आय प्राप्ति या खर्च करने की प्रवृत्ति अर्थात आर्थिक प्रवृत्ति है। संक्षेप में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवा को प्राप्ति के लिए आय प्राप्ति या खर्च करने की प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। यानी हमारे को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको खरीदने के लिए हम कुछ खर्चा करते हैं या हम उन चीज़ों को बेच के पैसे कमाते हैं, तो उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए अब अनार्थिक प्रवृत्ति के बारे में समझते हैं। जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्ति, खर्च करना या विनिमय करना न हो, बल्कि इसके अलावा अन्य प्रवृत्तियों को अनार्थिक प्रवृत्ति कहती है। ऐसी प्रवृत्ति जिसका उद्देश्य खर्चा करना, पैसे कमाना या वस्तु का आदान प्रदान करना ना हो, ऐसी प्रवृत्तियों को अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे दया, माया, प्रेम जैसी संवेदनशील, यानी किसी पे दया आ जाए तो हम उसे चीज़ें दे देते हैं। कुछ प्रेम, किसी से प्रेम हो जाए तो किसी पे प्रेम आ जाए, जैसे माता अपने पुत्र से प्रेम करती है और उसकी सेवा करती है और कोई पैसा भी नहीं लेती। जिस प्रवृत्ति से केवल आय या खर्च और विनिमय न हो वह प्रवृत्ति अनार्थिक प्रवृत्ति है। उदाहरण, दान देने की प्रवृत्ति या खर्च होता है किंतु सामने के प्रत्यक्ष कुछ प्राप्त नहीं होता। यानी हम कोई दान देते हैं तो कुछ कमाने या कुछ लेने के उद्देश्य से नहीं देते, ये हमारी एक सेवा, एक माया होती है, इसके कारण यह प्रवृत्ति अनार्थिक प्रवृत्ति है। इस व्याख्या पर से ऐसी फलित होता है कि व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के आशय से लाभ और हानि की तुलना करते हुए जो प्रवृत्ति करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति, और जिसके दौरान विनिमय हो अति आवश्यक है। आर्थिक प्रवृत्ति की स्पष्टता के लिए नीचे उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण दिए हैं जो आर्थिक प्रवृत्ति है। होटल में खाना खाना, खर्चा करना, आवश्यकता संतुष्ट करना, यानी खाना खा के हम क्या करते हैं, पेट भरते हैं। होटल में खाते हैं तो अपनी आवश्यकता संतुष्ट हुई तो अपन ने आर्थिक प्रवृत्ति की, उसको पैसे दिए। सिनेमा घर में फिल्म देखना, फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देख के क्या मनोरंजन उठाते हैं हम, तो अपना खर्चा होता है, तो भी एक आर्थिक प्रवृत्ति। खेत में मेहनत करना, श्रम करके उत्पादन करना, यानी हम मेहनत कर रहे, खेत में फसल उगा रहे, तो फसल उगा के हम पैसे कमाएंगे, तो एक आर्थिक प्रवृत्ति। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाकर वेतन प्राप्त करना, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वेतन मुझे इसके बदले में मिल रहा है, तो यह मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूँ और सेवा के बदले में क्या मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो यह हो गई एक आर्थिक प्रवृत्ति। इस प्रकार मानव को अनेक आवश्यकता है, इन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें प्राप्त करने के लिए या तो वस्तु या सेवा देनी पड़ती है अथवा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और बदले में वस्तु, सेवा या पैसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो वस्तु, सेवा, श्रम है वह देना पड़ता है। यानी हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है, यानी विनिमय करना पड़ता है। वस्तु सेवा प्राप्त करने के लिए वस्तु सेवा देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों को हम कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति। उदाहरण देखते हैं कि किसान को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। मोटरसाइकिल प्राप्त करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए किसान खेती में मेहनत करके श्रम द्वारा अनाज पैदा करता है, अनाज बेचकर पैसे प्राप्त करता है और उन पैसों से वह मोटरसाइकिल खरीद लेता है। ठीक उसी प्रकार अभिनेता, शिक्षक, वकील, पूंजीपति सभी प्रवृत्ति करते हैं। इस प्रकार कुछ प्राप्त करने के लिए आय प्राप्त करने, खर्च करने की प्रवृत्तियों को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह भी आर्थिक प्रवृत्ति है, क्योंकि आप
द्वारा डिग्री, डिग्री के द्वारा नौकरी, नौकरी के द्वारा वेतन और वेतन द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट। भैया पढ़ क्यों रहे हैं? नौकरी लग जाए, दिमाग चलने लगे, पैसे कमाने लगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। और पैसे की बात आई तो सबकी सब जब पैसे कमाते हो तो सारी की सारी प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा माइक्रो और मैक्रो। ये माइक्रो और मैक्रो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जो आपको अर्थशास्त्र में एक निष्णात, एक बहुत ही उच्च दर्जे का व्यक्ति बना देते। इसके पूरे के पूरे कोर्स होते हैं, यानी अलग से पढ़ाई होती है, पर छोटी सी झलक हमारे पुस्तक में दी है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र और व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। जिस अध्ययन में अर्थतंत्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए तो उसे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र, और जिस अध्ययन में अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश हो तो उसे व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी जब एक इकाई को आधार लेके हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते तो उसे सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र कहते हैं। और बहुत सारे मुद्दों को एक साथ जोड़कर जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का प्रयत्न करते तो उससे व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में मांग का अध्ययन करने के लिए विश्लेषण की इकाई ग्राहक होती है। यानी मांग जो बढ़ रही है उसका विश्लेषण करने के लिए इकाई क्या होता है? ग्राहक ही तो मांग उत्पन्न करता है। पूर्ति के अध्ययन के लिए पीढ़ी विश्लेषण का इकाई होता है। यानी जो हम पूर्ति, यानी जो मांग उठी उसको हम सप्लाई करते हैं, यानी हम उसको प्रोडक्शन करके माल पहुंचाते हैं, वो व्यापारी यानी पीढ़ी इसकी इकाई मानी जाती है। उपभोग की इकाई वस्तु या सेवा, यानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसकी इकाई वस्तु या सेवा को माना जाता है। बाजार, श्रम बाजार, यानी श्रम बाजार में जो श्रम होता है, मेहनत होती है, उसे इकाई पे रखा जाता है। जहाँ इन इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, जहाँ सीमांत को गणना के सीमांत को गणना में लिया जाए तो उसे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी ये इकाई, यानी एक वस्तु को इकाई में रख के सीमांत गणना की जाए उसे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र कहा जाता है। ऐसे अध्ययन को केंद्र बिंदु इकाई होता है, जबकि व्यापकलक्षी अध्ययन समिष्ट का अध्ययन करता है। यानी जो सूक्ष्मलक्षी है, माफ कीजिएगा बार बार मेरे वो शब्द में ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ। सूक्ष्मलक्षी जो अर्थशास्त्र है उसे इकाई का अंक केंद्र बिंदु पे रखकर किया जाता है, जबकि व्यापकलक्षी है उससे अलग अलग रुझानों को एक साथ रखकर उसका अध्ययन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वस्तु की कीमत और उसके निर्धारित का अध्ययन, पीढ़ी की समतुला का अध्ययन, श्रमिक की सीमांत उत्पादक के आधार पर वेतन निर्धारण, ये सभी संदर्भ सूक्ष्मलक्षी अध्ययन दर्शाते हैं। जबकि अर्थतंत्र में सामान्य भाव स्तर का निर्धारण, मुद्रा के मूल्य का अध्ययन, राष्ट्रीय आय की गणना, वैसी ही बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या जैसी राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र है। व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र में जो मुद्दे लिए गए, बेरोजगार, गरीबी, यानी ये एक रुझान से नहीं परंतु अलग अलग जानकारियों से बनते हैं। जबकि सूक्ष्मलक्षी में एक ही जानकारी से उसे केंद्र बिंदु पे रखकर जानकारी प्राप्त की जाती है। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र ग्राहक, पीढ़ी, श्रमिक जैसी आर्थिक इकाइयों का निर्णय करने में मददरूप होता है। इनके आर्थिक व्यवहारों को समझने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जबकि व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीति बनाने, आर्थिक संस्थाओं को निर्णय लेने में मददरूप है। यानी जो सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र होता है वो कहीं ना कहीं सीमित रूप से रुक जाता है, यानी इकाई छोटे छोटे चीज़ों में कार्यरत होता है। जबकि व्यापकलक्षी होता है वो देश के साथ जुड़ा है, देश के अर्थतंत्र के साथ उसे मददरूप करता है कि किस प्रकार से अर्थतंत्र चलाना है। याद रखें कि सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र और व्यापकलक्षी अर्थशास्त्र ये दोनों भाग अध्ययन और विश्लेषण का उद्देश्य निर्धारित करने तक की सीमित है। शेष सूक्ष्मलक्षी अध्ययन पर से व्यापकलक्षी नीति बनाने में सहायभूत है और व्यापकलक्षी नीति की इकाई पर होने वाला असरों पर भी अध्ययन किया जा सकता है। तो यह था माइक्रो और मैक्रो, जो कि आपको आगे पढ़ने में भी आएगा जब आप कॉलेज करेंगे या फिर अर्थशास्त्र के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, तो यह दो सब्जेक्ट आपको बहुत मदद रूप होता है। तो इस प्रकार से हमने शुरुआत की है आज और कुछ पढ़ा भी है। तो
आगे की जो हम बात करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।